तो नमस्ते बच्चों, तो हम इंटीग्रेशन खत्म कर चुके हैं और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट खत्म कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपने वो वीडियोस देख ली हैं और आपको समझ भी आ गई होगी। तो अब आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेक्टर्स, ठीक है, एंड 3D। तो वेक्टर और 3D जो है ना, ये काफ़ी बड़ा है और इनमें से ना बस एग्ज़ाम में, कल तो हमारा एग्ज़ाम है, ये शायद आज आप सुबह देख रहे होंगे, ठीक है, तो आज हमारा एग्ज़ाम है। तो अब वेक्टर 3D में क्या करेंगे कि हमें 12 नंबर का काम आएगा, ठीक है, टोटल 12 नंबर का काम आएगा। अब इसमें क्या है, आपको ना एक 6 नंबर का, आपको 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस, 95% चांसेस है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है। इसकी और भी जो चीज़ आ सकती है वो भी मैं बता दूंगा वीडियो में जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर आएंगे, ठीक है। तो 6 नंबर तो ये गए हमारे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन वेक्टर में से आएगा। वेक्टर में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, ठीक है। 2 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा हमें वेक्टर में से। उसके बाद ना 4 क्वेश्चन आएंगे हमें, 4 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले, ठीक है। इनमें से 1-2 वेक्टर में से होंगे और बाकी 1 तो जो होंगे वो इसमें से आएंगे, 3D में से। तो हमें समझ आ गया कि क्या है और कैसे कैसे चीज़ें आएंगी। तो अब हम मतलब ना वेक्टर के लिए काफ़ी बड़े क्वेश्चन करना भी तो की बात होगी, ठीक है। और हमें ये करना, मतलब इससे पता ये चलेगा कि हमें करना क्या चाहिए करंटली। तो वेक्टर में काफ़ी बड़े क्वेश्चंस भी हैं तो हमें वो नहीं करने चाहिए अभी। तो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा था कि हम थोड़ी सी बेसिक की बात करेंगे ताकि आगे हमें काम करना आसान रहे। तो सबसे पहले ना हम देख लेते हैं कि सबसे पहले ना क्वांटिटी होती है, वो हर एक चीज़ जिसे हम माप सकें उसे हम क्वांटिटी बोलेंगे। और क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 5, यूनिट यानी कि मान लीजिए किलोग्राम। तो ये हमारे पास नॉर्मल बात आ गई, क्वांटिटी यानी कि मात्रा। अब क्या है, ये जो है ना, अब ये जो क्वांटिटी है ये 2 तरह से हो सकती है, या तो ये स्केलर हो सकती है और या ये वेक्टर हो सकती है। अब ये वेक्टर क्या होता है, ये जो 5 था ना इसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो इसे ही हम स्केलर बोलते हैं। तो वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम स्केलर बोलते हैं, और वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो उसे हम वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रेन है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं जा रही है, तो ये स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड है। और जो स्पीड होती है वो स्केलर होती है। अब इसके बाद क्या है कि मान लीजिए यही ट्रेन A to B जा रही है, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या मान लीजिए दिल्ली से वृंदावन जा रही है, ये ट्रेन दिल्ली से वृंदावन जा रही है। तो अब हमें इसकी डायरेक्शन पता है तो हम इसे बोलेंगे सेम ही वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों के पास है पर इसके पास एक्स्ट्रा क्या है, डायरेक्शन। तो हम इसे क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोल देंगे। मतलब डायरेक्शन पता हो तो वेक्टर बोल देंगे। तो ये फिजिक्स का कंसेप्ट था, पर मैथ में हमेशा फिजिक्स का सारा काम करना ज़रूरी नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, मतलब हमारा मैथ का क्या है कि हम बस ना एक लाइन मानेंगे, ठीक है, A to B। तो नॉर्मल मैथ में हम इसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अब हम डायरेक्शन दे देंगे कि A to B जाएंगे, A to B जाएंगे। मान लीजिए इसकी लेंथ A होती तो हम इसे A लिखते। तो वेक्टर में क्या करेंगे, बस A to B यानी एरो लगा देंगे, A to B गए हैं और इसकी जो लेंथ है उसके ऊपर डायरेक्शन शो करने के लिए A वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा वेक्टर का कंसेप्ट है। इसे हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है उसी पर हम सारा काम करेंगे। जैसे देखिए सारा मैथ जो था वो क्या था कि जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, या जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्क्वायर है या कोई भी पैरेललोग्राम, ऐसी कोई स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये सारी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोई भी जैसे ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे या 2 लाइंस इंटरसेक्ट करके जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें भी लाइन सेगमेंट के अंदर ही आएंगी। मतलब हमारा सारा मैथ ना, सारी ज्योमेट्री वो सारे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हो जाएगी। तभी तो इस चैप्टर का नाम क्या है, वेक्टर। उसके बाद 3D ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री से डायरेक्ट लिंक है इस यूनिट का। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बात की थी कि वेक्टर और 3D में लिंक है हमारा ऐसा। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं जो काम हमें आ सकता है। तो 1 नंबर में ना आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। जैसे कि स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, वर्क डन जो होता है वो स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक है, मोमेंटम वेक्टर है, और पावर स्केलर है। तो ऐसी चीज़ें आपसे 1 नंबर में पूछी जा सकती हैं। 2019 में, 18 में, उससे पहले ये क्वेश्चंस जो थे वो आते थे। अब क्या है, जैसे वेक्टर जो जिनके पास सिर्फ मैथ है उनके लिए नया है, तो हमने ना इसे 10th में देखा, ना हमने इसे 11th में देखा। तो कोई भी नया जो टॉपिक या कंसेप्ट या ब्रांच हम मैथ की देखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका क्या करते हैं कि अलजेब्रा समझते हैं। अलजेब्रा मतलब बीजगणित। बीजगणित से मतलब क्या है कि उसमें एडिशन कैसे होगी,
सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, घटाएंगे कैसे चीज़ों को, गुना कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। ये बात ना मैंने आपको मैट्रिक्स में भी बताई थी, ठीक है। तो वेक्टर को जोड़ना सीख लेंगे, दो वेक्टर्स को घटाना सीख लेंगे, गुना करना सीख लेंगे, डिवाइड हम नहीं करवा सकते वेक्टर्स की, ये याद रखिएगा। तो 3 ही बातें आएंगी और सबसे पहले आएगा बेसिक, जो अब हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए वेक्टर जो है ना, जैसे वेक्टर की सारी पावर यूनिट वेक्टर के कारण होगी, ये हम टाइप्स में देखेंगे। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास कोई पॉइंट है स्पेस में, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा पी एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हमारे पास जेड एक्सिस होता है, ऐसे आपको पता है, पर मैं अभी बनाऊंगा नहीं। तो ये कोई पॉइंट है। अब ना, तो जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये बच्चों मान लीजिए जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, इस पर भी हमें बात करनी होगी। अब ये जो वेक्टर है ना हमारा, अब मैं आपको टाइप्स मुझे करवानी ही पड़ेगी पहले। एक तो आप ये याद रखिए, स्पेस में कोई पॉइंट आएगा तो वो ऐसे आएगा, फिर ये हमारे पास ये तीनों एक्सिस है। अब जो वेक्टर है ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है ए टू बी हम जा रहे हैं, ठीक है, ये लेंथ मान लीजिए ए है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर को ए वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ना मैग्नीट्यूड, मतलब इस लाइन की लेंथ, तो मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो ए बी वेक्टर और आसपास आप जैसे मॉडुलस लगा दीजिए, या आप ऐसे लिखिए या आप ना ऐसे लिख दीजिए, दोनों एक ही बातें हैं। ये दोनों आएंगे, जब मॉडुलस आएगा तो वो वेक्टर के साइन को खत्म कर देगा, तो ये बस ए लिखा जाएगा नॉर्मली। तो ये तो डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे, और नॉर्मली वेक्टर ये डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है हमारा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, स्केलर फॉर्म इसी वेक्टर की। यहाँ तक हमें आराम से समझ आ गया। इसके बाद में इसकी टाइप्स आती हैं, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो हम इन्हें बोलेंगे कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, अब इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम नेगेटिव वेक्टर्स बोलेंगे। ये भी हमें आता है। अब मान लीजिए ए से ही शुरू किया और ए पर ही खत्म हो गए, तो ए वेक्टर आया, मतलब कोई लेंथ है ही नहीं, एक सिंगल पॉइंट है, तो इस चीज़ को हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। 3 हमें समझ आ गए। अब मान लीजिए ये पॉइंट है, इससे एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर मान लीजिए ऐसे गया, तो इन तीनों वेक्टर्स को हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ये कौन से वेक्टर हैं, को इनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है। अब मान लीजिए सेम प्लेन पर एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, तो ये को प्लेनर होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए एक ये वेक्टर है हमारे पास, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो एक ए बी वेक्टर आया इसमें, ये देखिए एक ना इसमें बी सी वेक्टर आया, तो ए बी वेक्टर और जो बी सी वेक्टर है ये दोनों सेम ही लाइन पर है, तो हम इन्हें को लीनियर वेक्टर्स बोल देंगे। तो हमें समझ आ गया, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, जीरो या नल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर और को लीनियर वेक्टर। मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अगर वो दोनों पैरेलल हो तो भी हम उन्हें कोलिनियर लिखेंगे। तो ये हमारे बेसिक टाइप्स है। मैंने आपको तीन चीजें नहीं बताई, बस इसमें 3 टाइप्स नहीं बताई। वो कौन सी हैं? गजब पढ़ाते हो सर आप तो, गजब। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलिए, अब जो टाइप्स मैंने आपको नहीं समझाई थी ना, वो ये है कि जैसे एक वेक्टर है, उसकी सारी स्ट्रेंथ ना, जैसे हमारी सारी चीज़ें हमारे शरीर से हैं, ठीक है। इस शरीर के ही मम्मी पापा हैं, शरीर का ही सारा कुछ, कोई ज्ञान वाली बात नहीं करेंगे, बस आपको समझा रहा हूँ कि हमारा सब कुछ हमारे शरीर से लिंक्ड है। एक नाम है हमारा, ठीक है, उसके हिसाब से हमारे पेरेंट्स हैं, तो मैं के साथ जो भी जुड़ा हुआ है उसी के साथ हमारे सारे थॉट हैं। तो कुल मिलाकर, मतलब ज्ञान की बातें नहीं करी, समझा रहा था मैं आपको कि एक वेक्टर जो है ना, उसका सब कुछ जो रिलेटेड होगा, सारा काम उस वेक्टर का उसके यूनिट वेक्टर से होगा। मतलब ना, वेक्टर, इस चैप्टर का नाम तो है वेक्टर, पर वेक्टर का सारा काम कौन करेगा? यूनिट वेक्टर। वेक्टर का भी आपको बताया कि सारी चीजें वेक्टर की उसका यूनिट वेक्टर करेगा, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास स्केल होता है ना 30 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का, तो उस पर आती है ना, जैसे ये 0 है, फिर ये 1 है, तो ये हमारा एक है ना, एक यूनिट होता है। एक को यूनिट भी हम बोल सकते हैं कि ये यूनिट है एक तरह से। और जो पीछे लगता है ना क्वांटिटी के 5 के बाद केजी आया, वो भी यूनिट है। पर इस वेक्टर में यूनिट का मतलब ये है, मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है, जैसे कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है, कई बार हो जाता है बच्चों ऐसे। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है। अब ना हमें इसकी लेंथ नहीं पता, ठीक है, पर हमें इसकी डायरेक्शन पता है कि इसकी ये डायरेक्शन है।
तो ना इसी के डायरेक्शन में अगर हम एक वेक्टर बना लें, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या हो, 1 हो, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या हो, 1 हो, तो ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, इससे हेल्प हो जाएगी। जैसे ये यूनिट पता होने से 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट हमें पता लग जाता है, तो ये यूनिट पता होने से फिर इसे रिपीट करने से हमें वेक्टर की लेंथ भी पता चल जाती है। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट, और आगे ये काम भी बहुत आएगा। अब ये जो यूनिट वेक्टर है, कोई भी यूनिट वेक्टर जो है हमेशा ना उसके सर पर कैप होगी, ए कैप बोलेंगे, ठीक है। तो ए कैप हमारा यूनिट वेक्टर है, और उसे हम कैसे लिखेंगे, उसे हम और ना जैसे वेक्टर में एक कंसेप्ट है कि आप ना जैसे कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, इनसे हमेशा ना हम पॉइंट्स शो करेंगे, कभी वेक्टर शो नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी हम वेक्टर शो करेंगे तो हम छोटे लेटर्स यूज करेंगे, ए बी सी, छोटे, ठीक है। तो ये आएगा ए कैप, क्या आएगा हमेशा, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो ए, या आप मॉडुलस में लिख दो, मतलब ऐसे लिख दो ए वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% आपको यूनिट वेक्टर जो है वो समझ आ चुका है। यूनिट वेक्टर कुछ भी नहीं है, यूनिट वेक्टर जो क्या है, गिवन वेक्टर होगा ना, उसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। और हमेशा, अभी तो हमने क्या बोला, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब करेंगे तो क्या आएगा, 1। कोई खास बात नहीं है। बाकी वेक्टर्स को हम ए बोले ना, बैठ जाए, बाकी वेक्टर्स को हम ए वेक्टर से डिनोट करेंगे, ठीक है, और यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करेंगे। बाकी सेम ही रूल है इनके लिए। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1, आप याद रखिएगा। अब क्या है हमारे पास, ये जो तीनों एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम आई कैप लिखते हैं, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम जे कैप लिखते हैं, और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम के कैप लिखते हैं। तो आई कैप, जे कैप और के कैप जो है हमारा यूनिट वेक्टर्स हैं, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो अब देखिए कि ये पॉइंट है हमारा, मैंने आपको यूनिट वेक्टर समझा दिया। अब मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है और ये ओरिजिन है। ओरिजिन से पॉइंट पी की तरफ अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो वो वेक्टर बनेगा ओपी वेक्टर, ठीक है। तो ये जो ओपी वेक्टर है ना, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी की पोजीशन बता रहा है ये वेक्टर, तो इस वेक्टर को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, ओपी वेक्टर। अगर आपने ओपी वेक्टर रख दिया, जो ओ से शुरू होगा ना, वो हर एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर क्यू है, ठीक है, ये कोई दूसरा पॉइंट है हमारा ए बी सी, तो ओ क्यू वेक्टर जो होगा ना, वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। इतना समझ आ गया। ओपी होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। अब क्या होगा, पी से क्यू जाएंगे ना, जब हम मान लीजिए हम क्यू से नहीं जाएंगे, मान लीजिए हम पी से जाएंगे, मुझे भूख लगी है बच्चा, ठीक है, अब वीडियो बना कर ही खाएंगे अब कुछ। तो पी से क्यू जब हम जाएंगे, ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर बनेगा हमारा। आपको भी भूख लगी होगी ना, पर आप खाना मत खाइएगा ज़्यादा। अब आप खाना खाओगे ना, फिर आपको नींद आ जाएगी वीडियो देखते देखते, फिर आप सुबह उठोगे और फिर आपको पता चलेगा यार टाइम हो गया मेरा, ठीक है। तो पी क्यू वेक्टर जो है ना, वो हमेशा आएगा ओपी वेक्टर। नहीं बच्चों, मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो ओपी वेक्टर है और ओ क्यू वेक्टर है, ये हमारा क्या है, ओपी वेक्टर जो है हमारा पोजीशन वेक्टर है, और ओ क्यू वेक्टर जो है वो भी हमारा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इन पॉइंट्स का। अब अगर हम पी से क्यू जाएंगे अगर अब हम पी से क्यू जाएंगे, पी टू क्यू, तो पी क्यू वेक्टर जो होगा ना हमारा, इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। आप लिख लीजिए, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैंने जान के नहीं लिखा, मन नहीं करता ना लिखने का, लिख कर थक चुके हैं। तो पी क्यू वेक्टर जो है वो कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बस पी क्यू वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला है हमारे पास, हमेशा पी क्यू वेक्टर जो होगा वो लिखा जाएगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, यानी कि जो पीछे है उसे आगे रख देंगे और जो आगे है उसे पीछे रख देंगे। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें ए बी वेक्टर पूछ लेते कि ए बी वेक्टर है, ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब ऐसे मान लीजिए कि सी डी वेक्टर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ऐसे ही मान लीजिए कि एम एन वेक्टर होता, तो एम एन वेक्टर को क्या लिखेंगे, ओ एन वेक्टर माइनस ओ
m वेक्टर। तो इतना हमें आराम से समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है हमें। अब इसके बाद क्या है कि हमें वेक्टर का बेसिक समझ आ गया, टाइप से समझ आ गई हमें, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर, को लीनियर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सारे समझ आ गए, ठीक है। यानी कि जो बेसिक कहा था ना हमने वो हमारा हो चुका है। हमें ये भी पता चल गया कि वेक्टर किसे बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन, सेगमेंट वगैरह वगैरह सारी बातें हमने कर ली। अब इसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद हमें हमारे पास आएगी एडिशन ऑफ अ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करें, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करें, तो चलिए करते हैं। बोर्ड तो आप 2x पर कर लिया कीजिए जल्दी जल्दी, कि आप 2x पर ही देख रहे हैं। कमेंट करना आप कितने स्पीड पर देख रहे हो, नॉर्मल स्पीड पर या 2x स्पीड पर। मुझे लगता है अगर ना यूट्यूब पर ऑप्शन होता ना कि 2x से ज़्यादा स्पीड पर आप देख सकते हो तो आप देख लेते, तो आप 2.5x पर भी देख लेते। सॉरी बच्चों, है ना। हाँ, ये जो लास्ट दिन होता है ना एग्ज़ाम से पहले की जो रात होती है एक, है ना, उस रात हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर हमें लगता है यार एक रात मैंने ना स्टडी करके, एक रात पढ़ाई करके मैं इतना ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। तो अगर मैं सारे साल पढ़ता तो पता नहीं मैं क्या कर देता, मैं मेरिट में आ जाता। ऐसा ही आपने 10th के एग्ज़ाम्स में सोचा था, फिर आपने 11th में कम बैक करने की कोशिश की, 11th में नहीं हुआ। फिर आपने 11th के एग्ज़ाम्स में ऐसा सोचा था कि मैं 12th में कम बैक करूँगा, 12th में कम बैक नहीं हुआ। अब आप सोच रहे हो कि इसके बाद मैं जो करूँगा ना उसमें मैं कम बैक करूँगा, ठीक है। पर ये तो बस मजाक था बच्चों, कम बैक ही है आपका, हो चुका है आपका कम बैक। जब से आपको हमारा चैनल मिला है आपका कम बैक हो चुका है बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे दोबारा। ये पॉइंट P है हमारा, ठीक है। P मान लीजिए x y z है। अब हमें पता है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, OP वेक्टर आएगा। अब OP वेक्टर को लिखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए ये O है और ये OP वेक्टर है, तो OP वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, OP वेक्टर को लिखेंगे x i कैप, x पॉइंट के साथ i कैप लगेगा, y j कैप और z k कैप, ठीक है। ये आपको समझ आ गया बहुत ज़्यादा आराम से कि ये जो पॉइंट है ना ये x वाला है, ये y और ये z। x वाले के साथ i आएगा, i कैप आएगा, y के साथ j कैप आएगा और z के साथ k कैप आएगा। तो ये हमें समझ आ गया, काफ़ी सिंपल भी था और हमने देख भी लिया, ठीक है। यहाँ तक हमें क्लियर है। अब ना अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोल देते कि OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैं ऐसे लिखूँ या मैं ऐसे लिखूँ, एक ही बात है, ठीक है। मैं इसे समझाने के लिए छोटा p मान लेता हूँ, इसे फिर मैं क्या लिखूँगा, छोटा p वेक्टर, छोटा p मतलब छोटा p वेक्टर, ठीक है। क्या क्या नाम बन रहे हैं नए नए। तो इसमें क्या होगा कि जो i वाला है ना उसकी स्क्वायर कर देंगे, जो j वाला है उसकी स्क्वायर कर देंगे और जो k वाला है उसकी स्क्वायर कर देंगे और उसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, ठीक है। मतलब i के साथ जो है x कंपोनेंट जो है उसकी स्क्वायर कर देंगे, y कंपोनेंट की स्क्वायर कर देंगे, z कंपोनेंट की स्क्वायर कर देंगे, उनका सम करेंगे, उनका रूट कर देंगे। तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड आ जाएगा वेक्टर का। तो अब मान लीजिए मैंने आपको एक पॉइंट दिया, एक पॉइंट है हमारे पास 2 3 4, ठीक है। अब हमें ये बोला जाए कि इसका वेक्टर बताओ क्या बनेगा। मान लीजिए ये पॉइंट A है तो OA वेक्टर बनेगा हमारे पास। OA वेक्टर को मैं A वेक्टर मान लेता हूँ, ये बनेगा 2i + 3j + 4k कैप। तो ये हमें समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद अब आगे क्या है कि हमें मान लीजिए बोल दिया जाए कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि A, ठीक है। तो ये क्या आएगा, i के साथ जो है उसकी स्क्वायर कर देंगे, j के साथ जो है उसकी स्क्वायर कर देंगे और k के साथ जो है उसकी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 की स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, फिर 4 की स्क्वायर जो है वो 16 आ जाएगा। तो रूट ऑफ 29 जो होगा वो मॉडुलस या मैग्नीट्यूड आएगा इस वेक्टर का। तो एक पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाएंगे, फिर उस वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास ना कोई पॉइंट है B, ठीक है, ये कोई B पॉइंट है और मान लीजिए ये जो B पॉइंट है ना वो है हमारा 1 1 1, ठीक है। तो अब ये जो होगा ना OB वेक्टर जब हम निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, वो क्या निकलेगा, इसके साथ i कैप, 1 × i कैप i कैप, इसके साथ j कैप, 1 × j कैप j कैप, यानी कि ये 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको पता वही आ जाएगा, k कैप आ जाएगा। तो ये आएगा 1 है इसके साथ 1 है और इसके साथ भी 1 है। अब जब मैं इसे छोटा b वेक्टर मान लूँगा,
अब बी का मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो आपको पता है इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ 1 है तो 1 की स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 की स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 की स्क्वायर, तो √3 आएगा। यहाँ तक हमें समझ आ गई, ठीक है। ये इसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड आ गया, ए वेक्टर का आ गया, बी वेक्टर का आ गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था अभी आपको, तो ये दोनों आपको समझ आ गई। अब हमने एक और बात की थी, पोजीशन वेक्टर आ गई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। अगर हमें बोल दिया जाए कि ए बी वेक्टर निकालो, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करेंगे, ठीक है बच्चों। ओ बी वेक्टर क्या है अब हमारे पास, ओ बी वेक्टर ये है, नहीं ये है ओ बी वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप। क्या करते हो सर आप, कभी ये बोल देते हो कभी वो बोल देते हो जाता है बच्चों कभी कभी, ठीक है। ये ओ बी वेक्टर है और ये ओ ए वेक्टर है, यहाँ पर माइनस है ना तो यहाँ पर आप ब्रैकेट रख लीजिएगा। अब ओ ए वेक्टर यानी कि ये वेक्टर है हमारा, ये रख देंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो काफ़ी सिंपल है ना। ये फॉर्मूला भी आपको बताया था कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर रख दिए, ठीक है, ये रहा ओ ए वेक्टर रख दिया। अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो आपको पता है कि ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब हमें जोड़ घटाओ भी तो करनी थी ना इनकी, तो जब ऐड करेंगे तो आई वाला आई वाले में ऐड होगा, जे वाला जे वाले में ऐड होगा, के वाला के वाले में ऐड होगा। सेम माइनस करेंगे तो आई वाले में से आई वाला घटा देंगे तो आई माइनस 2 आई माइनस आई, जे माइनस 3 जे माइनस 2 जे प्लस के माइनस 4 के माइनस 3 के तो घटा दिया हमने। अगर हमें जोड़ने को बोलते, जस्ट इन केस बस समझने के लिए जोड़ने को बोलते, तो आई और 2 आई क्या आता, 3 आई। जोड़ने को बोलते तो जे और 3 जे क्या आता, 4 जे, ठीक है। और के और 4 के 5 के, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम आराम से कर देंगे वेक्टर की, ये हमें समझ आ गया। और ये क्या निकला, ए बी वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकला। तो अब हमें यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम है। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल था वेक्टर का ये कंसेप्ट। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो अब हम प्रोडक्ट देख लेते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर की प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और आएगी भी, हमें कई बार आ जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे प्रोडक्ट पर ही। हम जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इवन जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इवन जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो सारे क्वेश्चन ही प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। वेक्टर की प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना हम कर ही नहीं सकते 3D या कोई भी और क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट जो होगी ना वेक्टर की, प्रोडक्ट यानी कि गुना मल्टीप्लिकेशन, वो 2 तरह होगी। एक तो होगी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एक हमारे पास होगी क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसी को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्केलर जो है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप, ये आएगी। बाकी मैं आपको समझाता हूँ, 2 तरह से करेंगे। एक तो ना आई जे के वाला जो कंसेप्ट था उससे देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे करें। एक ये फॉर्मूलाज हैं स्केलर प्रोडक्ट के लिए, ये फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप। एन कैप मैं आपको समझाता हूँ बस अभी 2 मिनट में। अब मेरी बात सुनिए पहले, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, ये ए वेक्टर है हमारा। और बी वेक्टर जो है वो है हमारा 3 आई प्लस 3 जे प्लस 4 के कैप, ठीक है, ये आ गया। अब ना हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम ना इन्हें घटा सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हम ना इनका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और यूनिट वेक्टर भी। यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड आ ही जाएगा, आपको पता है, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला था, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए, या आप नॉर्मली ए लिख दीजिए। ये 3 चीज़ें तो हम कर लेंगे। अब ना एक चीज़ और होती है, एक चीज़ और होती है, वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए हमें बोलते हैं कि 2a वेक्टर बताओ, तो 2a वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2a यानी कि 2i, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 4j, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 6k, ठीक है, 2 4 6, 2 इस साइड तो 2 फिर इस साइड आ जाएगा। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये भी समझ आ गया। प्रोडक्ट देख रहे थे, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर ये। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगी कि ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर जब हम करेंगे तो पहले तो ऐसे लिख दीजिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है, आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k, 3i प्लस 3j प्लस 4k कैप। यहाँ तक हमने बना दिया। अब क्या है कि ना आई वाले को आई वाले के साथ, वैसे नॉर्मली अगर हम मैथ में मल्टीप्लाई करवाते तो इसको इसके साथ करवाते, फिर इसको इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाते, फिर इसको सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाते। इसमें भी ऐसा ही होता है पर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, ये हमेशा 1 होता है, ये हमेशा 1 होता है। और कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, ये जो होगा हमेशा क्या आएगा, 0। ठीक है, तो आई को आई के साथ करवाऊंगा तब तो 1 आएगा, आई को जे के साथ करवा दिया तो 0, इसके साथ करवा दिया तो 0, तो तब इनके साथ प्रोडक्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो समझ आ गई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं आई तो आई वाले को बस आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी आई कैप इंटू 3i कैप प्लस जो इसके निशान को इसके निशान के साथ 2j कैप इंटू 3j कैप। ठीक है, साइंस तो आप कर लोगे, आपको पता है सारा। 3k कैप इंटू 4k कैप। ठीक है, अब आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3i डॉट आई मैंने आपको बता दिया क्या होगा 1, तो ये 1 आ गया। 2 इंटू 3 6 आया, जे डॉट जे मैंने आपको बता दिया 1 आएगा। ठीक है, ये आया 4 3 12, के डॉट के 1 आएगा। तो ये सॉल्व करने पर कितना आ गया, 3 और 6 और 12, यानी कि कितना आ गया, कितना होता है 21 आ गया। ठीक है, हाँ बच्चों हम बड़े क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं, छोटी कैलकुलेशंस नहीं होती हमसे। ठीक है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन हम मिनटों में कर देते हैं, पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमसे नहीं होती। तो डॉट प्रोडक्ट हम समझ गए, वो हम कर देंगे, यानी कि आई वाले को बस आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ। अब ना जैसे ये जो फॉर्मूलाज थे इनकी मैं थोड़ी बात कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये ना बी वेक्टर है, ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ए बी वेक्टर है, तो एंगल बना बीच में थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थीटा लिखा है ना मैंने, वो कौन सा एंगल है, ए और बी के बीच में एंगल है। तो ए का मैग्नीट्यूड यानी ए वेक्टर ये जो है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। अगर इस फॉर्मूला से निकालना हो तो बी का मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल लेंगे, इस फॉर्मूला से आ जाएगा, हमें समझ लग गई। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, मैंने समझा दिया, वो निकाल लेंगे, वहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो है इन दोनों की ये हमने निकाल ली 21 आई। देखो इसका आंसर क्या है 21। 21 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को ही 21 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, स्केलर, और ये क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट ही है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है। तो मैंने क्या बताया, ए डॉट भी तो हमने निकाल ली, मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको, ए डॉट भी हमने कितनी निकाल ली, 21 आई। ठीक है, 21 आई। ए का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसके साथ क्या है, आई के साथ 1 है तो 1 की स्क्वायर 1 आएगा, 2 की स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 की स्क्वायर 9 आ जाएगा, इनका रूट करेंगे तो रूट ऑफ 14, रूट 14 ए का मैग्नीट्यूड होगा। बी का मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो 9 और 9 9 9, फिर उसके बाद आएगा 16, तो ये इसका रूट करेंगे तो कितने का, 25 और 9 34, रूट 34। ठीक है, रूट 34 इंटू कॉस थीटा, तो इसे इधर ले आएंगे 21 बाई रूट 14 इंटू रूट 34 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ऐसे ना हम एंगल निकाल सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया क्या है करंटली, मैंने बस आपको यही बात बताई है कि ना ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसे करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट समझ आ गई, वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे, थोड़ा बड़ा है अभी, और ये थीटा बता दिया क्या आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें निकालनी हमें आगे, ए डॉट बी निकाल लेंगे, किसे क्या और क्यों बोलते हैं वो हमने देख लिया। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है फाइंड एंगल, तो 2 नंबर में जब 2025 में 24 में आप देखोगे या उससे भी पिछले सालों में, तो एंगल वाले क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे गए हैं। तो 2 नंबर में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि एंगल बताइए क्या होगा, या एंगल दिया गया है, एंगल के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आप देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसे भूल जाइए, क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे, जस्ट इसके बाद अभी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसके सारे जो फॉर्मूलाज उसमें आ सकते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास ऐसे आ जाता है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये आ गया।
अब जो थीटा है ना इस केस में वो क्या है 90 डिग्री। अब हमारे पास वो फॉर्मूला है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब मैं वहाँ पर पुट करूँ a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस। अब मेरे पास वैल्यू है 90, मैंने बता दिया कि थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, बोला ही जाएगा क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में बोल देंगे 90 डिग्री। कॉस 90 हमें पता है क्या होता है 0, कॉस 90 क्या होगा, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग सारी वैल्यू 0, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, 3-4 बार लिख लीजिए कॉपी पर जल्दी से कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो 0 आएगा। कब, जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके, बी वेक्टर के। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आया तो इस पर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमें किया क्या जाएगा, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर जो है इनमें कोई एक वेरिएबल दे देंगे, जैसे कि मान लीजिए ये आपने देख लिया सारा, हम एक मैं स्टेटमेंट देता हूँ आपको अपने हिसाब से एक, कि ये जो है मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन है हमारा, यही सेम क्वेश्चन है, बस ना यहाँ पर हमें पी के की जगह के साथ ना 4 की जगह पर पी दे दिया। अब हमें ए वेक्टर दे दिया, हमें बी वेक्टर दे दिया, हर एक कोएफिशिएंट की वैल्यू है हमारे पास। ये जो इसका कोएफिशिएंट है ना के का, पी की वैल्यू नहीं पता हमें उन्होंने बोल दिया इन दिस गिवन इक्वेशन, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि इन दिस गिवन इक्वेशन, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करवाते हैं ना आपको, और पीछे इक्वेशंस वाले भी क्वेश्चन थे, तो इसलिए थोड़ा सा मिक्सअप कभी कभी। तो ए वेक्टर जो है, ठीक है, और बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, ये हमें बोला गया है। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और हमें बोला गया है कि पी फाइंड करो। तो क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट में क्या आएगा, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, ठीक है। अब हमें बोलेंगे धूम धूम तनाना धूम धूम तनाना धूम धूम तनाना धेरना 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 धूम धूम तनाना धूम धूम तनाना धूम धूम तनाना। तो कैसे करेंगे, हाँ, जब पुराने टीवी सीरियल्स आते थे ना, मम्मी देखती थी तो उसमें होता था ना, कोकिला बहू कोकिला बहू कोकिला बहू कोकिला सॉरी बच्चों, मुझे ना गोपी बहू होता है। मुझसे मैथ पढ़ने के बाद आपका मैथ खराब हो जाएगा मुझे लगता है ना। इस बोर्ड पर ही आता है जो कुछ आता है मुझे, बाहर में कुछ नहीं आता मुझे जिंदगी में। तो मतलब अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हम करते, टीवी सीरीज में ये क्वेश्चन करते, तो कैसे करते, कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। उसके बाद जैसे आपके साथ ऐसा ही होगा, आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, जिसने हमारी वीडियो देखी उसके साथ तो नहीं होगा, जिसने नहीं देखी वो, अगर उसने तैयारी भी नहीं की, अब वो क्वेश्चन पेपर देखेगा तो अब वो देखेगा ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तब उसके ब्रेन में बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा, धूम धूम तनाना धूम धूम तनाना धूम धूम। ऊपर से मान लीजिए स्ट्रिक्टनेस काफी ज्यादा, चीटिंग भी नहीं हो रही, ठीक है, तब एक्स्ट्रा ट्यून आएगी, धेरना 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 धूम धूम तनाना धेरना धेरना, ठीक है। हाँ वो भी वायरल हो चुकी है ना चीजें आजकल, वो बोलते हैं टूडूम टैण्या, पहचाना मुझे, ठीक है। तो ये आप थक चुके हैं ना वीडियोस देखकर सारी, तो थोड़ा मजाक कर लेते हैं आपके साथ। एग्जाम्स तो आते रहेंगे जिंदगी में, 10 साल से एग्जाम दे रहे हो यार आप, है ना, 12 साल से एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है, पर वो पहले 2-3 साल वाले याद नहीं है ना आपको, इसलिए 10 साल बोला था। सोच समझ कर ही बोलता हूँ मैं, कई बार फिर भी गलती हो जाती। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं कि ए वेक्टर दिया गया हमें, बी वेक्टर में यहाँ पर पी दिया गया, ये बोल दिया कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो पी निकाल कर दिखाओ। पी छोटा पी है, छोटा पी, बारीकी से काम करते हैं बच्चों। अगर परपेंडिकुलर हो, ए परपेंडिकुलर है बी के, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब इन दोनों को, मतलब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी पड़ेगी हमें। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस p कैप यो यो इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दिया हमने, ठीक है। ये ना पहले लिख देना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 बिकॉज ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। यही रिप्रेजेंटेशन है, बस जो कर रहे हो बता दो ढंग से, इतना भी ज़्यादा मत बता देना कि शीट खत्म हो जाए, ठीक है। फिर आप घर पर क्या बताओगे कि नंबर क्यों नहीं है अच्छे। तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आई कैप इंटू 3i कैप, जे को जे के साथ 2j कैप इंटू 3j कैप,
के को के के साथ 3k कैप इंटू पी, ये के है, ठीक है, के फॉर कबूतर, जाओ कबूतर जा, ठीक है। 3 आई को आई के साथ करवाएंगे 1 आ जाएगा, 2 को 3 के साथ करवाएंगे, 2 को 3 के साथ गुना करवाने पर क्या आएगा 5। टुडू पहचाना मुझे, ठीक है। ऐसी गलतियां मैं कर देता हूँ पर वो गलती से होती है। ये तो 6 आएगा, जे डॉट जे 1 आएगा और 3p आएगा, के डॉट के 1 आएगा, सामने 0, ठीक है। तो 3 + 6 + 3p = 0, ये आ जाएगा 9 और 3p = 0। अब इसके बाद भी मैं सॉल्व करूँ क्या, ठीक है, मैं नहीं सॉल्व करूँगा, आप ना कमेंट करो आंसर में कमेंट क्या हो गया, कमेंट में आंसर करो आप। चलो मैं ही कर देता हूँ। 3p -9 आएगा, काट देंगे बच्चों, क्या आएगा -3 आएगा, ठीक है, -3 आएगा। तो यहाँ तक सही है हमारा। तो यानी कि ऐसा जो क्वेश्चन आएगा ना वो आप कर दोगे। सेम क्वेश्चन आपको बोल दिया कि 25 में 24 में आया था। तो वेक्टर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ आ गई, सारी चीज़ें समझ आ गई, डॉट प्रोडक्ट भी कर लिया। अब ये बचा क्रॉस प्रोडक्ट वाला, वो हम देखते हैं। सो बच्चों हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, अब हम आगे क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं, ठीक है। और जो 1-2 टाइप्स बची हैं ना जो वेक्टर में 2 नंबर में पूछी जा सकती है, वो भी मैं आपको बस अभी करवा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है हमारी वो क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये क्या आएगा ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप, ठीक है। अब देखिए हमें पता है ये मॉडुलस ऑफ ए है, ये मॉडुलस ऑफ बी है, तो हमें पता है ये मॉडुलस ऑफ ए है, ये मॉडुलस ऑफ बी है, ये साइन थीटा है, साइन थीटा, ये साइन थीटा है और ये एन कैप है, ठीक है। तो ये ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। थीटा इनके बीच में एंगल है। अब ये जो एन कैप है ना, एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों के ही क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ये दोनों एक एंगल थीटा पर है, मान लीजिए एक दूसरे के साथ अलाइंड, तो ये एंगल थीटा पर है, तो ये जो एन कैप होगा ये इनकी क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो आपको समझ आ गई इतनी बात हमारी। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप, ठीक है। ए क्रॉस बी आएगा ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप, ये फॉर्मूला था। अब अगर हम आई जे के में करेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं एक फॉर्मूला और देख लीजिए आप, कि जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, अगर ना हम उसका मॉडुलस कर दें, मॉडुलस करेंगे तो इस तरफ भी मॉडुलस होगा, तो ये तो पहले ही मैग्नीट्यूड में है, तो ए का ए ही आ जाएगा, बी का बी ही आ जाएगा, मतलब तो ये तो पहले ही न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही रहेंगी। साइन थीटा भी को न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगा, तो ये भी एज इट इज़ रहेगा। अब इसका होगा मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा बस एज इट इज़, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। नॉर्मल ये 2 फॉर्मूलाज हैं। अब क्रॉस कैसे करेंगे, मान लीजिए ए वेक्टर है हमारे पास 2i + 3j + 2k कैप, ओके, और बी वेक्टर है हमारे पास i + 2j + 2k कैप, ठीक है बच्चों। अब ना जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं हम 3/3 का, वैसे ही सॉल्व करेंगे इसे भी, कि a क्रॉस b जो है वो जब हम करेंगे तो ऊपर आएगा i j और k, ठीक है। पहले आप ना लिख दीजिएगा a क्रॉस b, यहाँ a वेक्टर लिख दीजिएगा, क्रॉस लगाकर b वेक्टर लिख दीजिएगा, उसके बाद ये दूसरे स्टेप में कीजिएगा। तो अब ना a के कोएफिशिएंट्स आएंगे 2, 3, 2, फिर b के कोएफिशिएंट्स आएंगे 1, 2, 2। अब हमें तो सॉल्व करना आता है डिटर्मिनेंट, हम पहले बात कर चुके हैं डिटर्मिनेंट की। तो i को क्या करेंगे, अब आपको पता ही है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। 3, 2, 2, 2, 2 माइनस j क्या पाएगा, ठीक है, ये क्या आएगा 2, 2, 1, 2 प्लस k क्या पाएगा, ये क्या आएगा 2, 3, 1, 2, ठीक है। आई कैप 3, 2 ज़ा 6 माइनस 4 माइनस जे कैप, ये आएगा 4 - 2 प्लस के कैप, ये आएगा 4 - 3। अब इसे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 2i - 2j
प्लस के कैप। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर कोई गलती हो तो देख लीजिएगा, बाकी नहीं होगी। 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 और आई कैप एज इट इज 3 2 2 2 3 2 2 2 माइनस 6 2 2 1 2 के का 2 3 1 2। ठीक है, सही है ये। 6 माइनस 4 ये सही है, 4 माइनस 2 ये सही है, 4 माइनस 3 ये सही है, 6 माइनस 4 2 ये सही है, तो 4 माइनस 2 2 ये सही है, 4 माइनस 3 1 ये सही है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया, ये हम आराम से कर लेंगे, कोई डाउट परेशानी दिक्कत इसमें नहीं है। तो ए क्रॉस बी कर लिया। अब ए क्रॉस बी में ना बाहर क्या आया, एक वेक्टर आया। बाहर क्या आया, एक वेक्टर आया, तो इसके कारण ही हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब ना एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, जैसे मान लीजिए यही है ए और यही है बी। अब आपको बोला जा सकता है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो जब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर पूछा जाए ना, मतलब इस तरह के सम जो है, क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। एक बहुत पहले आते थे, इन्हीं में से कुछ आता है कई बार। तो ये क्या करेंगे हम, प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला है कि ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ए डॉट बी अपॉन जिसके ऊपर बोला जाए, जैसे ऑन बी बोला गया है तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। अगर बी ऑन ए बोला जाता तो क्या करते, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मतलब ये किसके केस में, बी ऑन ए के केस में। तो स्केलर प्रोजेक्शन बोल दे या डायरेक्टली नॉर्मल प्रोजेक्शन बोल दे, एक ही बात होती है। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब ये हम कर देंगे, ए डॉट बी हमें पता है क्या आएगा, 2 और 6 प्लस 4 अपॉन बी का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 4 8 1 9 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब सॉल्व करोगे तो तब इतना आएगा 12/3, यानी कि 4 आंसर होगा। तो स्केलर प्रोजेक्शन ये होगी। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया, स्केलर प्रोजेक्शन वाले देख लिए, एंगल प्रोजेक्शन वाले देख लिए, प्रोडक्ट कर ली। तो यहाँ पर हमारा वेक्टर खत्म होता है, वेक्टर का सारा बेस खत्म होता है। 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं और उसके बाद डायरेक्टली हम बात करेंगे 3D पर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम आ चुके हैं वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 2024 में और 2025 में दोनों में आया था, ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि 2023 में ये क्वेश्चन आया था और 2026 के सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन है वेक्टर में से 2 ही नंबर का। तो इस साल भी 2 नंबर का 2 नंबर का 2 नंबर का ही था वेक्टर में से, इसीलिए तो आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 2 ही नंबर का काम आएगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए आप कि मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ये हमारा ए वेक्टर है मान लीजिए, और ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके आगे हाफ रख देंगे, तो ये निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस केस में तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकलेगा, ए वेक्टर, ठीक है, क्रॉस बी वेक्टर का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। उसके बाद ना मान लीजिए हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो 2 साइड्स अगर पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है हमारा, और ये अगर साइड्स देखेंगे तो ए वेक्टर मान लीजिए और बी वेक्टर मान लीजिए। इस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो एडजेसेंट साइड्स हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड्स, अगर ये एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है, तो उस केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, वो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, पीछे स्क्वायर यूनिट्स लगाना ज़रूरी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट PYQs हैं, इन पर भी क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो हम ना सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि इसमें आया है, इसमें है तो आ भी सकता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है और ये आ भी सकता है। तो एडजेसेंट के केस में ऐसा होगा, और डायगोनल्स का एक और केस है, केस है बच्चों डायगोनल का। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, तो 2 वेक्टर आ गए। तो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं। इस केस में क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके आगे हाफ लगा देंगे। मतलब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूला था, डायगोनल्स के केस में भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वही फॉर्मूला होगा। एडजेसेंट साइड के केस में एरिया ऐसे निकालेंगे, डायगोनल्स के केस में एरिया ऐसे निकालेंगे, ट्रायंगल के लिए एरिया ऐसे निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये वीडियो 6-7 बजे तक शाम को आपको मिल गई होगी और सुबह तक आपको बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 1-2 सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे और शायद रात को 10-11 बजे तक आपको लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी की वीडियो भी मिल जाए। तो देखिए,
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द वेक्टर्स, ये हम बाद में करेंगे 26 का सैंपल पेपर है, ये 23 वाला पहले कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, 23 में क्या आया था, इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस देन फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स। कितना सिंपल क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया, हमें ना सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट ही पूछी गई है। स्केलर प्रोडक्ट तो हमें आती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो ए वेक्टर एज इट इज लिख देंगे, बी वेक्टर एज इट इज लिख देंगे, ए वेक्टर एज इट इज लिखेंगे, बी वेक्टर एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। 2i प्लस 3j माइनस 5k 7i माइनस 2j माइनस 4k, ठीक है, ये होगा। तो आप ढंग से लिख दीजिएगा एग्जाम में। जुकाम है बच्चों, जुकाम में ना आपको पता है, अगर आपको जुकाम है तो देखिए आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, जे वाले के साथ, के वाले के साथ, तो ये आएगा 7 दूनी 14 और आई डॉट आई 1 और ये आएगा माइनस का 6 और ये आएगा माइनस का प्लस का 20, ठीक है। तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे बच्चों, 34 में से 6 जाएंगे तो कितने आएंगे, 28 आएंगे। मुझे जोड़ घटाव नहीं आती मैथ में, बाकी तो कर लेते हैं काम हम, ठीक है। तो ये आएगा 28 है, ठीक है। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ सही है क्या, तो वैसे तो सही होगा पर देख ही लेते हैं फिर भी। बच्चों इसका आंसर 28 है, ये सही है हमारा, इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको पता है ये सही आंसर आपका, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे 24 के क्वेश्चन पर। ये 24 का क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन बाय वेक्टर्स। तो ये हमें ना ट्राइंगल है दे दिए, ठीक है, उसके साइड्स जो हैं जैसे ए वेक्टर ये दे दिया हमें 2i प्लस 3j माइनस के कैप, ठीक है। बी वेक्टर हमें दे दिया, आप ये मान सकते हो बी वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर आएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि ये साइड दे दी, ये साइड दे दी, फॉर्मूला तो आपने इस साइड के लिए करवाया था, मैं ना इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा दूंगा, आपको पता है, तो साइड्स तो वही बन जाएंगी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर से फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये साइड और ये साइड सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी साइड उठा लीजिए आप, ये दोनों, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये जो है ऑपोजिट ऑर्डर में, इस केस में फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर तो कुछ बताया ही नहीं गया ऑर्डर का, तो सेम ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि क्या करना है, ये ए वेक्टर मान लेते हैं हम हमारा बी वेक्टर मान लेते हैं। तो ए वेक्टर करेंगे क्रॉस बी वेक्टर करेंगे और उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो अब तक ना मैंने आपको सारे ही क्वेश्चंस करवाए हैं, मैं ये एक नहीं करवाऊंगा आपको, ये आप कर लीजिए, आप सॉल्व करके देख लीजिए, फिर आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों मैं करवा देता हूँ, कहाँ आप तंग होंगे या कहाँ आप आंसर में लाएंगे। तो हमें पता है कि ए क्रॉस बी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ए क्रॉस बी डायरेक्टली कर देते हैं कि आई कैप आएगा, जे कैप आएगा, के कैप आएगा, ठीक है। फिर ए का 2 आएगा, 3 आएगा, -1 आएगा और बी का 1 -1 3 आएगा। आई कैप हमारा आएगा 9 -1 माइनस जे कैप हमारा आएगा 6 + 1 प्लस के कैप हमारा आएगा 2 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। तो ये आया 8 आई कैप और 7 माइनस का 7 जे कैप और माइनस का 5 के कैप, ठीक है। अब हमें इसका मॉडुलस निकालना होगा, तो मतलब मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 8 8 64 7 7 49 5 5 25, तो ये आ गया। अब ये जोड़ने वाला काम बढ़ाना मुश्किल लगता है मुझे, तो हम क्या करेंगे 64 में से 64 में से एक इसे दे देंगे, एक आया इससे 50 और 25 75 हो गए और ये बचा 63। तो 60 अगर इसके पास आएंगे तो 70 और 60 कितने हो जाएंगे 130, 5 इसके पास है, 3 उसके पास है, तो 138 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आएगा, ठीक है। क्या ये सही आंसर है? ये बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि हमें 1/2 भी तो लगाना होगा ट्रायंगल के एरिया के लिए, तो 1/2 आगे आएगा बस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ये सही आंसर है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो देखिए अब ना ये कर दिया हमने, अब ये करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ वेक्टर्स। अब ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दो दे दिए हमें परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर ये दे दिया, एक वेक्टर ये दे दिया, ठीक है। तो इसे ए वेक्टर मान लेंगे। लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू पी आई प्लस जे कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस जी कैप प्लस 3k कैप। ये ना तो के बन रहा है ना कैप बन रही है, ठीक है। कैप वगैरह ढंग से बना देना एग्जाम में, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि 12th के बच्चे ने एग्जाम किया है, ठीक है। मतलब आपकी राइटिंग हो सकता है कि अति सुंदर हो, तो हम उस अति सुंदर से थोड़ा सा कम सुंदर करके आएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो पी की वैल्यू निकालनी है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा 0, क्योंकि हमें पता है ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, ये समझाया था पीछे आपको। तो ए और बी परपेंडिकुलर होंगे तो ए डॉट बी 0 होगा। अब इनके डॉट प्रोडक्ट आप करके दिखा देना, जैसे एक स्टेप कर देना इक्वल टू 0। अब ये आएगा 2p, ये आएगा -1, ये आएगा 12 और सामने आएगा 0। तो ये 2p प्लस 11 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू -11/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, तो बिल्कुल सही आंसर है ये हमारा। तो ये कर दिया हमने ये भी कर दिया और हमने ये भी कर दिया। अब हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप ये अपने आप कर दोगे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ वेक्टर्स। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो पी की वैल्यू निकालनी। बाकी चलो मैं कर देता हूँ, आपकी हेल्प कर देता हूँ। आंसर कैसे मिलाएंगे आप, तो पी 5p और ये आएगा -8 दूनी, ठीक है। 8 दूनी होता है ना, हम 8 दूनी कर दें, 8 दूनी 16, 5 तीये बच्चों -15 इज इक्वल टू 0, 5p -31 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 31/5। तो ये हमारा p आ गया। कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आप कर दो। अब एक ना एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ लास्ट। अगर ना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच गया, अगर आपको बोल दे, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर निकालो, किसी कोई भी यूनिट वेक्टर निकालो, तो जो गिवन वेक्टर है आपको पता है उसे वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिख देना, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा बात है, जैसे कि मान लो आपको बोल दे कि दो वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालो, इन दोनों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालो या यूनिट वेक्टर निकालो। तो आपको बस करना क्या है, आपको ए क्रॉस बी करना है। ए क्रॉस बी करने पर जो वेक्टर निकलता है ना, वो वेक्टर दोनों के ही क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा। तो बस आपको वो निकालना। अगर आपको यूनिट वेक्टर बोल दिया तो आपने जो वेक्टर निकाला है, मान लीजिए आपने वेक्टर निकाला सी वेक्टर, तो आपको क्या करना है, सी कैप निकालना है, मतलब इसका मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर डिवाइड कर देना। तो वेक्टर बस हमारा इतना ही था, और वेक्टर पर इतना टाइम हमने इसलिए लगाया क्योंकि अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब करेंगे ना, तो 3D में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3D काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। बस हमें 2-3 चीज़ें ही देखनी है, उन्हीं में से आपको 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, और उन्हीं में से आपको क्या होगा कि जो 6 वाला क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, वो आ जाएगा। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं 3D पर। तो अभी हमने बात की थी, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। माई कॉन, तो ये P है, ठीक है। P पॉइंट है हमारा x y z, ये हमने देख लिया था पहले ही, मैंने आपको बता दिया था, आपको समझा दिया था, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना हमारा, अगर मान लीजिए हम एक वेक्टर बनाते O, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन के क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, O0 0 0 ये होंगे। तो OP वेक्टर हमने क्या बनाया था, OP वेक्टर हमने बनाया था x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो ये आपको समझ आ गया। अब मान लीजिए ये जो x y z है ना, इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो DRs बोलेंगे हम इन्हें, DRs यानी कि डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज एक पॉइंट जो हमें दिया गया है ना, वही हमारे डायरेक्शन रेशियोज है। यानी कि मैंने अगर आपको बता दूं कि 2 3 4 पॉइंट है हमारा, ठीक है, 1 3 -7 पॉइंट है हमारा, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगे, यही होंगे। और दूसरा ना, डायरेक्शन रेशियोज के लिए ये यूज़ किए जाते हैं सिंबल, ब्रैकेट्स ही हैं, आप ऐसा समझिए, निशान जो होते हैं हमारे, तो 2 3 4, तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं। उस केस में डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 1 3 -7। तो ये हमें समझ आ गया, ये हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, अगर एक सिंगल पॉइंट दिया गया है। अब ये आए कहाँ से, मान लीजिए पॉइंट का हम बता देंगे। अगर ये लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है x1 y1 z1, ये पहला पॉइंट है,
और ये दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। तो एक लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट्स होंगे तो हम डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियोज तब कैसे निकलेंगे जैसे x2 माइनस x1 करना होगा, ये पहला डायरेक्शन रेशियो होगा x का, फिर y2 माइनस y1 करेंगे और z2 माइनस z1 कर देंगे। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करेंगे तो ये हमारे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये OP वेक्टर है ना, इसके डायरेक्शन रेशियोज भी x, y और z निकलेंगे। कैसे? क्योंकि देखिए x माइनस 0 x, y माइनस 0 y, z माइनस 0 z आएगा। तो यही लाइन वाला फॉर्मूला ही असल में पॉइंट पर लगता है, पर पॉइंट के केस में होता है ना कि उसका वेक्टर जो होगा वो ओरिजिन से ही बनेगा, तो मतलब वो पॉइंट ही लेके जाते हैं। मतलब असल कंसेप्ट डायरेक्शन रेशियोज का ये था। अब इसके बाद एक नाम आएगा डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस DCs बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस वाला डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे कि यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना हम, तो यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ इतनी जगह पर थोड़ा सा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। कि मान लीजिए जैसे ए वेक्टर है मेरे पास 2i 3j 4k। अब मुझे पूछा कि इसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा? 2 3 4 इसके डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, ये मुझे समझ आ गया। अगर मुझे 2 पॉइंट देते लाइन के, तब मुझे पूछते कि ये डायरेक्शन रेशियोज बताओ, तब भी मैं निकाल देता। अब मुझे इसके डायरेक्शन को साइन से पूछेंगे तो मैं क्या करूंगा? जैसे हम मॉडुलस निकालते हैं ना, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते तो क्या बनेगा? 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर फिर 9, 4 के स्क्वायर फिर 16, तो ये रूट ऑफ 29 आएगा। ठीक है, तो उससे डिवाइड करवा देंगे, जैसे 2/√29, 3/√29, 4/√29, तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो ये हमें समझ आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन भी हम निकाल लेंगे। मतलब क्या है, अगर हम ना इसका यूनिट वेक्टर निकालते, तो जैसे ये कोएफिशिएंट्स हैं, तो उस यूनिट वेक्टर में जो कोएफिशिएंट्स बनते वही हमारे पास क्या होते? डायरेक्शन कोसाइंस होते। अब ज़्यादातर केस में डायरेक्शन रेशियोज को हम A B C से लिखते हैं। वैसे ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, पर ज़्यादातर केस में आपको दिखेगा कि ABC से डायरेक्शन रेशियो को लिखते हैं और L M और N से डायरेक्शन कोसाइंस को लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं और इन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको समझा दी है, ये मैं साफ कर देता हूँ। तो हमने डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन की बात की थी। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे पॉइंट यहाँ ना Z एक्सिस होता है, वो बस मैं बना नहीं रहा, बार बार लीजिए वो बना देता हूँ आपको। बिल्कुल प्रोफेशनल काम कर दिया हमने, ठीक है, पर कुछ नहीं होगा प्रोफेशनल काम से, बस कल आपका एग्जाम अच्छा हो जाए। और ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, ये हमें पता ही होता है। ठीक है, ये पॉइंट पी है। एक्स वाई और जेड मान लीजिए हमारा पॉइंट है। तो एक बार के लिए ना मैं एक्स वाई जेड नहीं मानूंगा इसे, मैं इसे ए बी सी मानूंगा, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्शन रेशियो बता दिए थे। ठीक है, ए बी सी ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया बिल्कुल। अब ना जब ओरिजिन से हम क्या करेंगे, ऐसे एक वेक्टर बनाएंगे, ओपी वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। अब बस आप ऐसा समझिए जैसे कि कोई भी कॉर्नर है, आपके घर पर कोई भी कॉर्नर है, उस कॉर्नर से एक वेक्टर आ रहा है ऐसे, तो एक्स एक्सिस का उसके साथ एक एंगल होगा, वाई एक्सिस का उसके साथ एक एंगल होगा, जेड एक्सिस का उसके साथ एक एंगल होगा। जैसे मैं एक रूम में हूँ, क्या से कैसे आपको समझाऊँ बच्चों, कोई ना कॉर्नर चाहिए, आप कॉर्नर पर देखोगे, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा वाई एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस होगा। तो एक्स से मतलब एक्स के साथ इसका एक एंगल होगा, वाई के साथ इसका एक एंगल होगा और जेड के साथ इसका एक एंगल होगा। ठीक है, तो एक्स और ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएंगे, तो एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल होता है वो होता है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ इसका जो एंगल होता है वो होता है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ इसका जो एंगल होगा वो होगा गामा। तो ये जो अल्फा, बीटा और गामा है, इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, और इनकी कॉज को कॉज अल्फा, कॉज बीटा और कॉज गामा, इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो जो हमने निकाले थे ना, वो ये थे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब मान लीजिए इस वेक्टर की लेंथ आएगी r, इस वेक्टर की लेंथ आएगी r, ये हमारे पास हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो जब आप निकालोगे ना, कॉज अल्फा की वैल्यू निकालोगे, या कॉज बीटा की वैल्यू निकालोगे, या कॉज गामा की वैल्यू निकालोगे, तो ये a/r आएगी, ठीक है, b/r आएगी और c/r आएगी।
और ये आर, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ए अपॉन मैग्नीट्यूड, बी अपॉन मैग्नीट्यूड, सी अपॉन मैग्नीट्यूड, यही नहीं बताया था ना आपको, समझ आई था। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना भी ए अपॉन मैग्नीट्यूड, बी अपॉन मैग्नीट्यूड, सी अपॉन मैग्नीट्यूड, तो यही है हमारा, यानी कि जो वो बताया था वो और ये एक ही चीज़ है, बस अलग एंगल से समझ रहे हैं हम। इसे हम एम एल बोलेंगे, इसे हम एम बोलेंगे और इसे हम एन बोलेंगे। ये जल्दी खत्म कर देंगे अभी हम। इसमें बस एक फॉर्मूला है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या आएगा, 1। ठीक है, जैसे ट्रिगो में फॉर्मूला था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये था ऐसे एक फॉर्मूला। तो ये एक फॉर्मूला है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मतलब क्या है कि कॉस स्क्वायर अल्फा, नॉर्मली तो ठीक है कम तेज बोलता हूँ मैं, पर आपका एग्जाम है ना तो जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमें समझ आ चुकी है आराम से, ये हमने कर लिया। तो ये था एक फॉर्मूला जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, या एक नंबर में भी ये पूछा जा सकता है कई बार। तो डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन का कंसेप्ट हमें समझ आ चुका है। अब ना एक लाइन कैसे लिखेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बस उसके बाद डायरेक्टली हम चले जाएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तरफ, जो कि 6 नंबर में पक्का आएगा हमें। तो जैसे मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा कि एक कार्टेशियन फॉर्म आएगी लाइन की, एक आएगी वेक्टर फॉर्म। मैं दोनों बता देता हूँ आपको अभी, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म क्या है। तो ना एक लाइन है ऐसे, पहली चीज़ है एक पॉइंट से गुजरेगी। तो ये मान लीजिए जिस पॉइंट से गुजर रही है वो है x1 y1 और z1। ठीक है, x1 y1 z1 मान लीजिए हमारा पॉइंट है जिससे ये लाइन गुजर रही है, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए बी और सी है, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो हमारे पास ना दो केस हो सकते हैं, एक तो हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, या हमें दूसरा पॉइंट गिवन है। मान लीजिए दूसरा पॉइंट है हमारा x2 y2 और z2। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अभी, एक बार के लिए आप इसे भूल जाइए। तो एक कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर नहीं आएगा, मतलब ऊपर वेक्टर नहीं होगा, और वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर होगा, आप समझ गए ऊपर। तो जब हम कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखी जाती है, हमें x बाई इक्वल्स टू वाई बाई इक्वल्स टू जेड बाई इक्वल्स टू ये लिखना है। एक्स वाई जेड हमें ऐसे लिखना है। यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, पॉइंट आएगा जिससे लाइन गुजर रही है, और आपको माइनस करना है। तो x माइनस x1 होगा, y माइनस y1 होगा, और z माइनस z1 होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद क्या है, अब ना नीचे डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है ए बी और सी उनका कुछ नहीं करना, उन्हें एज इट इज रखना है ए बी सी। तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है। तो ये कितनी ज़्यादा सिंपल है, कार्टेशियन फॉर्म हम आराम से लिख देंगे। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि एक लाइन पर एक पॉइंट है 2 3 4, ठीक है, और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 3 4 2। तो ये इससे तो वो गुजर रही है, तो x माइनस 2 y माइनस 3 z माइनस 4, तो x1 y1 z1। ठीक है, ये आ गया। अपॉन अब क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो लिखनी है। डायरेक्शन रेशियो इसका 3, इसका 4 और इसका 2, ये आ गया। तो कार्टेशियन फॉर्म हम ऐसे लिखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है, बाकी हम बात करेंगे आगे। इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, कोई कांस्टेंट आएगा, के लिख दीजिए, लैम्डा लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कांस्टेंट आएगा, एक लैम्डा लिखेंगे। यहाँ पर भी कांस्टेंट आएगा, लैम्डा लिखेंगे। तो यहाँ तक पक्का आप सबको समझ आ गई है, आपको समझ आ गया है। तो ये हमारी क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, चलो वो आगे देख लेंगे। वेक्टर फॉर्म बता देता हूँ आपको जल्दी से, वेक्टर फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म समझ आ गई। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म का रूप होगा ऐसा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर वो वेक्टर है जो इसे रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इस पॉइंट को जिसमें से लाइन गुजर रही है, और ये जो बी वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन रेशियो वाले वेक्टर को। तो अब आप देखिए कि हमारा जो ए वेक्टर होगा ना, असल में एक वेक्टर ही तो है। ए वेक्टर किससे बनेगा, इस पॉइंट से बनेगा, यानी कोई भी पॉइंट से वेक्टर कैसे बनेगा, समझा दिया आपको इतना मैंने पहले कि x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। तो ए वेक्टर आ गया, ए वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा इसको। और यहाँ पर जब हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे ना, तब आपको पता है यहाँ पर तो निशान बदले नहीं जाते, और यहाँ पर बदलेंगे हम। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है ना, ये बी वेक्टर, तो वो तो ये है, आपको पता है। तो बी वेक्टर कैसे लिखेंगे,
ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। तो हमारे पास ए बी आ गया, तो आर वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? ये आएगा, ए वेक्टर क्या आएगा, x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये हमें समझ आ गया कि आर वेक्टर जो है वो ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारी क्या कौन सी फॉर्म आ गई, वेक्टर फॉर्म, और ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, कार्टेशियन फॉर्म। अब मान लीजिए जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, तो इस लाइन पर ना अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को ये कार्टेशियन फॉर्म में, अब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें जैसे इसमें इक्वल टू में लैम्डा होता है, आप चाहो तो लिखो वरना मत लिखो, पर इसमें वेक्टर फॉर्म में आर लिखना जरूरी है। तो आर लिखेंगे तो जैसे ये तो वो पॉइंट है जिसमें से लाइन क्रॉस हुई है, और है ना, ये पॉइंट की फॉर्म में लिखा जाएगा ना, तब निशान पॉजिटिव आएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और प्लस में हम लिखेंगे लैम्डा, नीचे ये आएगा 3i प्लस 4j प्लस 2k कैप। ठीक है, तो ये होगा हमारा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई। अब उसके बाद ना एक वर्स्ट केस मान लीजिए कि आपके साथ थोड़ा सा बुरा हो गया, आपको ना ये दिया नहीं गया डायरेक्शन रेशियो वाला, आपको दूसरा पॉइंट दे दिया। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मैंने आपको समझाए हैं, कैसे निकालेंगे। ए क्या होगा, x2 माइनस x1, अभी हमने किया था x2 माइनस x1। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दो पॉइंट्स से कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या आ जाता, x2 माइनस x1, बी की जगह पर क्या आ जाता है, y2 माइनस y1, सी की जगह पर क्या आ जाता है, z2 माइनस z1। तो लाइन के बारे में हमें सारी बातें जो है पता चल चुकी हैं। और मान लीजिए वर्स्ट केस एक और हो गया कि 2 नंबर में वेक्टर का क्वेश्चन नहीं आया, इससे आ गया। तो आपको क्या करना, इसमें से क्या आ सकता है कि मान लीजिए आपको ना जैसे एक ये लाइन दे दी, एक कोई और लाइन दे दी, जैसे r इज इक्वल टू मान लीजिए 2i कैप प्लस ये 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा, इसके जो कोएफिशिएंट्स है इन्हें 1 1 मान लेते हैं अभी दूसरे के, a2i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। ये और ये सेम ना हो इसलिए यहाँ पर दूसरा कांस्टेंट लगाते हैं म्यू। तो आपको ना जैसे 2 लाइन से दे दी, तो ये तो रिप्रेजेंट करेंगे कि किसके अंदर से गुजरी है वो लाइन, पॉइंट बताएंगे हमें, और ये डायरेक्शन रेशियोज बताएंगे। एंगल क्या होता है, 2 डायरेक्शंस के बीच में डिफरेंस। तो ये एक डायरेक्शन है, ये दूसरी डायरेक्शन है, इनके बीच में डिफरेंस को एंगल बोलते हैं। तो दोनों लाइंस है ना, इनके बीच में अगर एंगल बोला जाए फाइंड करने को, तो हमें देखना है बस ये और ये, यानी कि ये वेक्टर देख लेंगे, यानी कि b1 वेक्टर निकलेगा ना, ये b1 वेक्टर है, और दूसरा क्या है, b2 वेक्टर है। इसे b1, ये अगर b1 है ना फर्स्ट लाइन, दूसरी लाइन b2 होगा। यहाँ पर समझाने के लिए इसे हम b1 बोल रहे हैं, इसे हम b2 बोल रहे हैं। तो b1 b2 में एंगल जो होगा वही इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल होगा। वो कैसे निकालेंगे, जैसे पहले निकाला था, b1 डॉट b2 करेंगे, b1 b2 cos थीटा आएगा, तो ये एक तरफ रखेंगे, इन्हें इधर ले आएंगे, तो ये कर देंगे। इसमें भी वैसा क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए यहाँ पर आपको p दे दिया और आपको बोला कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, p फाइंड करो। तो नॉर्मली क्या करेंगे, b1 डॉट b2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बस इतना ही काम है 3D में, बेस वाला समझने वाला। वैसे तो हज़ारों बातें हम कर सकते हैं, पर इतनी इनफ है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जड़ा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विचों पूछा गया। सॉरी बच्चों, हिंदी में आते हैं दोबारा, तो हम मजाक कर रहे थे आपके साथ थोड़ा सा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 6 नंबर में हर साल आता है, पर मैंने जिस साल एग्जाम्स दिए थे ना, उस साल नहीं आया था, 2018 में। उस साल ना मैथ का पहला पेपर जो था फाइनल, वो लीक हो गया था, उसमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। ठीक है, तो इसकी और में ना जैसे इमेज ऑफ पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और प्लेन होता था पहले 3D में, तो ये क्वेश्चंस आते थे, मुझे ये भी आते थे। ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आता था। तो जो पहला पेपर था ना, उसमें क्या था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया था, और जो दूसरा पेपर था ना, मतलब वो कैंसिल हो गया था पहला। मतलब हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आधा पेपर हमने कर दिया, और अब हमें बोला गया है कि आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो गया, ये पेपर हमें दे दीजिए वापस और घर जाइए। तो 10 दिन बाद हमारा पेपर हुआ था फाइनल, केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के बाद। तो जो दूसरा पेपर हुआ था ना हमारा फाइनल, मतलब पहला तो लीक, जो दूसरा हुआ था ना, उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं आया। तो वो एक ही साल था जिस साल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं आया, बाकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो आता है। मतलब पहले तो आया था, दूसरी बार में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें नहीं आया था। तो
आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बहुत 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 99.99% चांसेस है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो आएगा। तो ये 2024 का क्वेश्चन है, 2024 में फाइनल में पूछा गया था। तो अब ना ये हमें आपको समझ आ गई, हमें आपको ये समझ आ गई, हम दोनों को ये समझ आ गई कि ये वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है, और ये भी क्या है, वेक्टर इक्वेशन है, मतलब ये वेक्टर फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये सॉल्यूशन ही है इसका, तो अब आप लिखोगे सॉल्वर, ऊपर आप क्या लिख देना, सॉल्वर, ठीक है, सॉल्यूशन, फिर आप लिखना गिवन, गिवन, ये गिवन है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये आपने लिख दी। अब आपको इन्हें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। r1 वेक्टर इज इक्वल टू r1, r लिख दीजिएगा या r1 लिख दीजिएगा, r1 इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड r2 इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। चाहो तो r2 लिखो या एज इट इज r लिख दो, ये बस बताता है हमें, पोजीशन वेक्टर ही बताता है r, ठीक है। तो हम इन्हें कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर दिया। कंपेयर क्यों किया, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना उसका फॉर्मूला है, दो फार्मूलाज हैं हमारे पास। पहला फार्मूला हम देख रहे हैं, यही आता है कि b1 और b2 जब बराबर ना हो, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर जो है वो बराबर नहीं है, मॉडुलस में भी है वैसे भी, b1 वेक्टर बराबर नहीं है b2 वेक्टर के, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2 इंटू a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड होल मैग्नीट्यूड। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है और इसमें कुछ भी नया हमें नहीं करना है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, 3-4 बार लिख लीजिए जल्दी से, इसे इतनी में आपको याद हो जाएगा। तो हमने कंपेयर इसीलिए किया क्योंकि हमें इन वैल्यूज़ की ज़रूरत है। वी गेट हमें क्या मिलेगा, वो लिखा हमने एज इट इज़, कंपेयर किया, कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू जो है वो आएगी 3i प्लस 8j प्लस 3k, ठीक है। a2 की जो वैल्यू है वो आएगी, ये a1 की वैल्यू है, b1 की भी मैं लिख देता हूँ, b1 की वैल्यू क्या आएगी, b1 की वैल्यू ये आएगी 3i माइनस j प्लस k कैप, 3i माइनस j, b1 की वैल्यू लिख दी, a2 की वैल्यू लिखेंगे क्या आएगा, माइनस 3i माइनस 7j प्लस 6 k कैप, ठीक है। b2 की वैल्यू क्या आएगी, b2 की वैल्यू आएगी माइनस 3i प्लस 2j प्लस 4k कैप, ठीक है बच्चों। तो ये हमें समझ आ गई कि a1 की वैल्यू ये है, b1 की वैल्यू ये है, a2 की वैल्यू ये है, b2 की वैल्यू ये है, ठीक है। ये हमने कंपेयर करके लिख दिया। मेरी गलती बस यही होती है कि मैं गलत लिख देता हूँ, तो ध्यान से लिखिएगा। तो ये लिख दिया a1 सॉरी ये लिख दिया, और b1 ये लिख दिया, a2 ये लिख दिया, और b2 ये लिख दिया। आपको ना जैसे ये याद रखना है, स्टेटमेंट ना लिखते टाइम थोड़ा टाइम ढंग से लगाना, कई बार ना स्टेटमेंट ही गलत लिख देते हैं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है सारा। एग्ज़ाम में पक्का कभी ना कभी आपके साथ ये हुआ होगा, या भगवान ना करे कि इस एग्ज़ाम में हो जाए, कि हमें वो आता है बस ना कि एक्साइटमेंट में हम गलती कर देते हैं, या डर से या एक्साइटमेंट से हम गलती कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने कैसे हैं एग्जाम में, ये इसके अगली वीडियो में हम इससे अगली वीडियो में बात करेंगे। ये निकाल लिया, अब सब कुछ सिंपल है, a2 माइनस a1 की वैल्यू चाहिए, a2 माइनस a1 वेक्टर है, ठीक है। आप लिखना पूरा a2 माइनस a1, फिर निकालना क्या आएगा, a2 माइनस a1 माइनस 3i माइनस 6i आएगा, माइनस 7j माइनस 8j क्या आएगा, माइनस न, ठीक है, -7 -8 कितने होंगे, और -15j, ठीक है। 6 में से 3 जाएंगे, 3 के ऐसा ही होता है ना, मैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जल्दी कर देता हूँ, छोटी छोटी में फंस जाते हैं। तो a2 माइनस a1 ये आ जाएगा। उसके बाद हमें करना है b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2, थक चुके हैं ना बच्चों, आप भी मैं भी, तो इसलिए थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका मन लगा रहे वीडियो में। b1 क्रॉस b2 i कैप j कैप k कैप, ठीक है। b1 की वैल्यू ये रही 3 -1 1, ये हमने ये पहले करवा दिए थे ना आपको, इसलिए ये काफ़ी आसान है। वो सारा बेस इसीलिए किया था ताकि आपको ना कोई प्रॉब्लम ना आए,
मतलब आप अगर बेसिक से काम नहीं करोगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर सभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहेगी। याद कितने कर लोगे क्वेश्चन आप, है ना? तो इसलिए बेसिक से काम करना ज़रूरी होता है। तो B1 क्रॉस B2 ये लिख दिया आई जे की, B1 3 माइनस 1 1 है, ये -3 2 4 है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। हमें पता आई क्या पाएगा, मैं डायरेक्टली कर दूँ -4 -2, माइनस का जे कैप होता है 12 + 3, ठीक है। के कैप क्या आएगा 6 -3, माइनस माइनस प्लस होता है पर हमें पता है माइनस आएगा, 6 -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, हमें उसका निशान बदलना है तो माइनस आएगा। तो ये आया -6 आई और -15 जी और प्लस का 3 के। यहाँ तक हमें समझ आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं है। अब ना इसके मैग्नीट्यूड की भी हमें ज़रूरत है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, B1 क्रॉस B2, मतलब आप जब एग्ज़ाम में करो तो ये आपके सामने है तो यहाँ मॉडुलस लगेगा, यहाँ भी लगा दीजिएगा। मतलब हम शो कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है। ये आएगा -6 की स्क्वायर 36 प्लस के 15 की स्क्वायर तो 225, ठीक है, और 3 की स्क्वायर 9। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो देखिए 45 और 45 और 225 270, तो रूट ऑफ 270 आ जाएगा, ठीक है। वाह बच्चों, आपके कैलकुलेशन कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर देते हो आप। तो हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो ये हमें लिखना है, यहाँ लिख दीजिएगा आप, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2, ठीक है, इनटू A2 माइनस A1, ठीक है। सो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड होल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखिए B1 क्रॉस B2, A2 माइनस A1, B1 क्रॉस B2, ये आ गया। हमने वैल्यूज निकाल ली सारी, ठीक है। अब हमें पता है कि B1 क्रॉस B2 कितना है, ये वेक्टर है हमारा -6 I -15 J प्लस का 3 K, इसे ब्रैकेट में रखना। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों सही है, मुझे लगा कि मैंने ना गलत कर दिया, ठीक है, सेम ही वैल्यूज लिख दी, ठीक है। पर देखो A2 माइनस A1 भी ये आया है और B1 क्रॉस B2 भी यही आया है, ठीक है। तो गलती नहीं की, देखो इस बार गलती नहीं की मैंने, भगवान का नाम लेकर काम कर रहा था ना, तो गलत लगने पर भी गलत नहीं हुआ। तो आप अभी बस नाम लेके काम कर दीजिए भगवान का। रूट ऑफ 270, तो -6, अब आई वाले के साथ तो छीका मीका छाती, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -15 प्लस के 225, ठीक है, प्लस का 9 सेम बन गया 45, यानी कि ये आएगा 270 ऊपर, नीचे रूट ऑफ 270। अब मैंने ये मॉडुलस क्यों हटा दिया, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। इसका काम था कि अगर ये नेगेटिव आ जाए ना तो हम उसे पॉजिटिव में लिखेंगे। आपको पता है डिस्टेंस नेगेटिव तो आएगा नहीं, अब ये कट जाएगा तो रूट ऑफ 270 आ जाएगा। और हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला है तो यूनिट्स लिख दीजिएगा पीछे, यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, 1 नंबर काट लेंगे आपका अगर यूनिट्स नहीं लिखे तो। पीछे आपको सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं गया तो आप बस यूनिट्स लिख लेना। तो अब हमने कर दी भगवान की दया से 3D खत्म, वेक्टर 3D भी खत्म है। और ना अभी जो है 4:30 हो चुकी है, ठीक है, 4:30 हो चुकी है। तो अगर ये वीडियो अपलोड होगी तो 6-7 बज जाएंगे, 7 बज जाएंगे, 7 साढ़े 7 बजे तक, इंटरनेट की स्पीड पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो मान लीजिए ऑलमोस्ट 8 बजे तक शाम को ये वीडियो आ जाएगी।
और तब तक हम दूसरी रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो दूसरी हम रिकॉर्ड कर लेंगे और क्या होगा, ठीक है, वो आपको 10-11 बजे तक मिल जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग वाली वो कर देंगे हम, उसमें से भी 5-6 नंबर का 10-11 नंबर का काम इन दोनों में से आएगा, वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो हम कर देंगे, तब तक ये हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ना सुबह सुबह 2 सैम्पल पेपर आ जाएंगे या हम लाइव आ जाएंगे। ठीक है, तो वो संभावना है काफ़ी ज़्यादा कि सुबह 4:30 बजे, 5 बजे तो नहीं, तो जो बच्चे सुबह 4:30 बजे उठ सकते हैं वो उठ जाइएगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लाइव आएँ। ठीक है, सुबह 4:30 बजे या शाम को भी हम लाइव आ सकते हैं। अगर ये बनाई तो हमने क्या देख लेंगे कैसे करेंगे, वो इस वीडियो पर डिपेंड करेगा। हम कोशिश करेंगे कि 2 सैम्पल पेपर भी हम सॉल्व कर दें, पर ना मैंने जिस हिसाब से आपको काम करवाया है तो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड ही हैं इनके अंदर, तो हमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है और एक-एक वाले भी हम कर सकते हैं आराम से जितना हमने काम किया। बाकी हम फिर भी सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेंगे और सुबह पक्का ना आपको या मैं लाइव आऊँगा या एक वीडियो मिलेगी कि एग्ज़ाम में कैसे काम करना है हमें, तो सुबह ज़रूर कॉलेज तो आप जाते नहीं हो बच्चों, तो सुबह ज़रूर स्कूल जाने से पहले ना, जब एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देख कर जाना और आकर ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो चलिए आप ये देखिए और हम काम करते हैं जल्दी से अगली वीडियो पर। बच्चों मैंने ना 25 का नहीं सॉल्व किया, ऑलमोस्ट सेम ही था, सेम ही स्टेटमेंट थी, सेम ही क्वेश्चन था और सेम ही तरह से हमें करना है। तो टाइम कम होने के कारण 25 का मैंने सॉल्व नहीं किया, तो अगर सैम्पल पेपर में मैंने सॉल्व किया तो शायद मैं कर दूँ सैम्पल पेपर में सॉल्व, तो इसलिए यहाँ नहीं किया, तो ये 24 का था। तो आप सॉल्व कर लीजिए 25 का।